मैं बच्ची से जिंदा भी देख पाई क्योंकि उम्मीद तो सारा खत्म हो चुका था। अगवा कर लिया गया राजू रंजन कुमार के द्वारा कि मम्मी मेरे साथ में ऐसा हुआ। वो बात जानने के बाद मतलब मेरे पैर तले से जमीन खिसक गया। राजू रंजन कुमार साजिश के तहत उससे मतलब कि 2-3 साल से उसे शारीरिक शोषण कर रहे थे और ब्लैकमेल करते करते उसको डरा करके उसका शारीरिक शोषण करने लगा। फिर हम डीआईजी साहब से मिले, फिर आईजी साहब से भी मिले, फिर एसपी सर से भी मिले, पर मतलब प्रशासन के द्वारा मुझे कोई भी मदद नहीं मिला। रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से हमने आपको पिंकी देवी उस लापता बच्ची की मां से मिलवाया था। आज वो बच्ची घर लौटकर आ चुकी है। क्या कुछ उस बच्ची ने अपनी मां से साझा किया है? क्या कुछ बताया है? कहाँ थी वो बच्ची? क्या कुछ झेल रही थी? आइए मिलाते हैं आपको स्वयं पिंकी देवी जी से और जानते हैं उस लापता बच्ची की कहानी को। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पिंकी जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले कुछ भी जानने से पहले हम आपकी भावनाओं को जानना चाहेंगे। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपकी बच्ची आज आपके घर आ चुकी है। जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार। और बच्ची आज मेरे घर आ सकी है, बहुत दिल में खुशी भी है कि मैं बच्ची से जिंदा भी देख पाई क्योंकि उम्मीद तो सारा खत्म हो चुका था। मैं थोड़ा-सा आपको रोकना चाहूँगा। जी। एक तरफ हम पहले जानना चाहेंगे ना कि एक तरफ वो जो कोर्ट में बयान देकर घर लौटती है बच्ची, जी। वहाँ तक हमने जाना है। जी। आपने बताया था, हमारे पिछले इंटरव्यू में भी आपने हमसे ये बातें साझा की थी। मगर आज जनता जो जानना चाह रही है ना, सबसे पहले वो जानना चाह रही है कि वो जितने दिनों तक लापता थी, उसके बाद जब आपसे सबसे पहली बार मिली तो वो किस हालत में मिली? आपको घबराई हुई थी, डरी हुई है? जब से आपके साथ आई है, सामने आई है, वो कैसा व्यवहार कर रही है? क्या उसमें कुछ बदलाव है? क्या उसके बोलने-चालने में, या क्या नई बातें उसने आपको आकर वहाँ से बताया? बच्ची जब से मिली है, पहले तो वो हमको देखी, उसको ऐसा लगा कि हम बहुत बड़ी मुसीबत से निकल कर के अपनी माँ के पास चले आए हैं। उसके मन में भी बहुत खुशी है माँ से मिलने का, और मेरे मन में भी खुशी है कि मेरी बच्ची को मैंने जिंदा देखा। जब वो हमसे मिली तो भावुक हो गई कि इतना दिन के बाद में हम माँ से मिल पाए हैं। अपने भाई से, अपनी बहन से वो मिली और हमको जो जानकारी दी वो मतलब पैर तले से जमीन खिसक गया। राजू रंजन कुमार साजिश के तहत उससे मतलब कि 2-3 साल से उसे शारीरिक शोषण कर रहे थे। आपने अपने पिछले वीडियो में 2 शख्स का नाम लिया था। एक राजू रंजन कुमार, दूसरे अंकित कुमार। आपको आज जो जानकारी उपलब्ध है, आज आप क्या उनके बारे में बताना चाह रही हैं? और कौन है ये लोग? कैसे आपके लोग आपके कांटेक्ट में आए? और कैसे आपको मालूम पड़ा कि आपकी बेटी के साथ ये लगातार आपके खिलाफ ही भड़काने का काम कर रहे हैं? राजू रंजन कुमार मेरे पारिवारिक वकील हैं। वो 2017 में मेरे कार एक्सीडेंट से मेरे फर्स्ट हस्बैंड वो डेथ कर गया। उन्हीं का केस वो देख रहे थे। ये हमारी ही कॉलोनी के भोजपुर कॉलोनी में ही रहते हैं। कभी-कदार मेरे घर आना-जाना था उनका। और 2017 के बाद में और भी कुछ-कुछ केस में वो इन्वॉल्व हुए और मेरे केस को देख रहे थे। परिवार मेरे बच्चों से भी बातचीत उनका होता था। ये घटना जब घटी तो 2000 में 12/6/2024 को मेरी बच्ची जब 164 के बयान के बाद में घर आई, बच्ची ने ही मुझे बताया कि मम्मी कि अंकल हमको कुछ-कुछ बात से आपके खिलाफ भड़काते हैं। हमने बच्ची 13 तारीख के बाद 13 तारीख को 8 बजे से ये
घर से निकली बगल के दुकान में, दुकान से निकल गई और उसके बाद से वो लापता है। 13 तारीख के बाद 14 तारीख को हम चास थाना गए, वहाँ जाकर के आवेदन दिए कि सर ऐसे-ऐसे बात है। हमारी 13 तारीख की रात में तो 2 बजे तक रात्रि हम लोग इसको बहुत खोजे, अपनी बेटी पायल कुमारी को। मेरे हस्बैंड पटना जा रहे थे, उनको फ़ोन किए, वो भी वापस आए। उन्होंने भी मेरे पड़ोसी वो लोग मिल कर के 2 बजे रात तक इसको बहुत खोजे। फिर 14 तारीख को हम लोग थाना गए। थाना में सुबह में आवेदन दिए, थाना प्रभारी से बात किए, सारा चीज़ बताएँ कि सर ऐसे-ऐसे बात है, हमारी बच्ची रात से लापता है। उन्होंने आवेदन हमसे ले लिया, पर उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं किया। कुछ दिन तक 1 सप्ताह तक हम वहाँ रोज़ दौड़ते रहे, कुछ जानकारी हुआ, वो बोलते हैं वो थाना प्रभारी कहें कि यहाँ का केस नहीं है, सिटी थाना में आप जाइए। सिटी थाना जाते थे तो वो कहते थे कि आप चास थाना जाइए। इस तरह से करते-करते ये लोग मेरा समय सिर्फ़ गँवा रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। फिर हम डीआईजी साहब से मिले, फिर आईजी साहब से भी मिले, फिर एसपी सर से भी मिले, पर मतलब प्रशासन के द्वारा मुझे कोई भी मदद नहीं मिला। जब लास्ट में बहुत दिनों 1 महीना करीब होने के बाद, 1.5 महीना होने के बाद मैंने डीसी मैडम से मिली। उनसे सारा वाकया रखी कि मेरी बच्ची के 13 तारीख से गायब है, प्रशासन के पास बार-बार जा रही हूँ, पर कोई किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने फिर डीएसपी हेडक्वार्टर से कहा कि आप थाना फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, क्या मैटर है और इनका एफआईआर दर्ज करवाइए। उनके कहने पे डीसी मैडम के कहने पे मेरा प्राथमिकी दर्ज हुआ 30/7/2024 को। उसके बाद से इसको खोज पड़ताल के लिए प्रशासन लगी। इससे पहले मुझे प्रशासन से कोई मदद नहीं मिला। ये 8 तारीख के डेट में हम थाना गए, वहाँ जाकर के हमको कुछ पता चला कि मेरी बच्ची को जान मार दिया गया है। तो हमने जाकर के थाना प्रभारी से बात किया इस बात को कि ये सुनने के लिए मिल रहा है कि मेरी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। किसने आपको ये खबर दिया कि धोबी सुसाइड कर लिया? धोबी मोहल्ला ही से ये पूरा मतलब चारों तरफ ये बात का चर्चा चल रहा था जब आप कि सुनी कि ऐसी खबर आ रही है कि सुसाइड कर, आप कैसे उस समय आपने कैसे रिएक्ट किया? मेरे लिए तो वो पल लगा कि मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गया है। बच्ची के लिए बहुत मैं भावुक हो गए और जाकर के थाना प्रभारी से रोते-रोते कही कि सर आज तक पता नहीं चल पाया, आज पता भी चल रहा है कि मेरी बच्ची सुसाइड कर ली है। इस चीज़ का सर जाँच किया जाए, मेरी बच्ची को किसी तरह से खोज के निकाला जाए। वहाँ मतलब 8 तारीख को तो वो बोले कि ठीक है इस चीज़ का हम जाँच करते हैं। उसके बाद 9, 10, 11, 12 तारीख को हमको शाम में फ़ोन करके वो बुलाए हैं थाना पर और हमको एक वीडियो दिखाएँ जिसमें मेरी बच्ची एक पर्ची लेकर के खड़ी थी, जिसमें उसका सुसाइड नोट ही था। उन्होंने बताया कि ये सुसाइड नोट लेकर के खड़ी है जिसमें ये कह रही है कि अपने माता-पिता ही के खिलाफ कुछ बयान दे रही है और कह रही है कि आज के बाद से कुछ भी होगा, अगर मेरा मौत का ज़िम्मेवार हम खुद होंगे। जबकि ये देखने के बाद मेरे तो लगा कि मैं क्या करूँ? एक तो इतने दिन से मैं बच्ची को मिल नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, उसके बाद में वीडियो दिखाया गया जिसमें मेरी बच्ची बहुत डरी-सहमी एक कागज़ लेकर के खड़ी है, जिसमें लग रहा था कि उसको डरा करके उससे वीडियो ये बनाया गया। उसके बाद प्रशासन खोजना स्टार्ट की। 17 तारीख के डेट में 18 तारीख के सुबह में हमको फ़ोन आया कि मेरी बच्ची गया से लड़का के साथ बरामद मिली है और चास थाना में लाया गया है। जब मैं सुबह-सुबह वहाँ मिलने के लिए गई तो मेरी बच्ची वहाँ मुझसे मिली और अंकित कुमार भी वहीं था और उसके फ़ादर भी वहीं थे। मेरी बच्ची मिल कर के हमसे भावुक हो गई, रोने लगी कि मम्मी हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि बच्ची से कभी मिल पाएँगे जीवन में, उसका मुँह भी कभी देख पाएँगे पर जिस मैडम की वजह से आज हम अपनी बच्ची को देख पाए, मिल पाए और मिलने के बाद जो बात वो हमसे कही कि
मम्मी मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ, वो बात जानने के बाद मतलब मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गया। उस बात को हम कैसे बताएँ, ये भी हमको समझ में नहीं आता है। पर एक माँ के लिए ये बहुत दुखद घटना है कि बच्ची के साथ में 2 महीना से राजू रंजन कुमार किडनैप करके उसका शारीरिक शोषण किया, उसको जगह-जगह घुमाया, उसको अपनी माँ से मिलने तक नहीं दिया गया। बार-बार वो गुहार लगा रही थी कि हमको अपनी माँ से मिलना है, हमको माँ के पास ले चलिए। पर वो लोग इस पे थोड़ा-सा भी दया करके नहीं कि हाँ, बच्ची है, माँ से मिला दिया जाए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर जब आप जानती हैं, जब आप उससे सुनती हैं पहली बार कि वो राजू रंजन कुमार जो आपके फैमिली से इतना घुला मिला शख्स था, आपने कभी सोचा था कि वो ऐसा करेगा? और जब आपने पहली बार जाना कि उसने ऐसा किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या महसूस कर रही थी आप? राजू रंजन कुमार हम मेरे परिवार से बहुत अच्छा से घुले-मिले थे। हम कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि राजू रंजन कुमार मेरी बच्ची के साथ में इस तरह का घटना करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जिस उम्र की मेरी घर में बच्ची है, उसी उम्र की बच्ची उनके घर में भी है। और मतलब कि हम कभी इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने मेरे बच्चे के साथ में इतना बड़ा घटना कर दिया। जब मेरी बच्ची इस बात को कहती है कि मेरे साथ में ऐसा राजू रंजन कुमार किए हैं, तो लगता है कि मेरे शरीर में जान नहीं है। उसका दर्द सुनने के बाद में लगता है कि एक मतलब उसके पिता 2017 में डेथ कर गए, उसके बाद में हमने बहुत मुश्किल से ये लोगों को किसी तरह काम करके 2020 तक पाली हूँ। 2020 में मैं हमारी दूसरी शादी हुई है। तो एक माँ जो एक इतना कष्ट करके 3 बच्चे को इतना पाली, उस बच्चे को कोई दूसरा व्यक्ति कोई नुकसान पहुँचाता है, तो एक माँ के दिल पे बहुत घात पहुँचता यहाँ है। एक प्रश्न मैं, अगर जब अब आज आप बच्ची के साथ हैं, जी। कई बातों को आप जान रही हैं, तो आज आप उस राजू रंजन कुमार के खिलाफ क्या सोच रखती हैं और क्या प्रशासन को संदेश देती हैं? जैसा बच्ची से बात करने के बाद में हमको पता चला है, राजीव रंजन कुमार एक मतलब समाज के जो नज़रिए से देखा जाए तो मतलब कि इतना गिरा हुआ इंसान आज तक हम नहीं देखे। मतलब कि जिनको कानून की हर जानकारी थी, वो पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, पर उन्होंने इस चीज़ का गलत उपयोग किया। वो अपने शिक्षा का गलत उपयोग किया, जबकि उनको कानून की हर जानकारी थी। एक 16 साल की बच्ची को गलत रास्ते में भटका कर और उसका शोषण किया। और उनको कहीं न कहीं इस दिल में एक था कि हम कानून के जानकार हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये एक अबला नारी, मतलब ये सही बात है कि हम तो उनके अपेक्षा हम कुछ नहीं हैं। वो एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, मुझे उतनी पढ़ाई की अभी जानकारी नहीं है, मैं उतनी पढ़ी-लिखी भी महिला नहीं हूँ। मतलब कि उन्होंने देखा कि मेरे हस्बैंड फर्स्ट हस्बैंड डेथ कर चुके हैं और सेकंड हस्बैंड जो है, वो बाहर जॉब पे रहते हैं और हम यहाँ पे अकेले ही तीनों बच्चे को लेकर के रहते हैं। इनका ये उन्होंने एकदम नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। वो समाज के लिए एक घिनौना चेहरा रखने वाले घिनौना अपराधी हैं, जिनके हर मैं अपने तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी माँ अगर इस वीडियो को देख रही हैं, तो वो सतर्क हो जाए ऐसे वकील से जो घर में आते हैं केस देखने के लिए और उनके बच्चों को टारगेट करके उनका गलत उपयोग करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप मुझसे अभी कुछ देर पहले कोर्ट के अंदर का दृश्य भी साझा कर रही थी और वहाँ रिपोर्ट के बारे में भी बता रही थी, जहाँ आपके बच्ची डर के मेडिकल रिपोर्ट जिसके बारे में बात कर रही थी। क्या आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी, जैसे मेरी बच्ची का जिस दिन 164 का बयान था, हम अपनी बच्ची के साथ ही गए हुए थे।
वहाँ मतलब 164 के बयान के दौरान मतलब कि वकील जितने भी वकील थे वो चारों तरफ से ऐसे घेर लिए जैसे कि हम लोग कोई क्रिमिनल है, और इतना प्रेशर हम में चाहे बच्ची के ऊपर डाल दिए कि हम लोग बोलने और कुछ समझने के लिए मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया। मतलब चारों तरफ से मतलब जिधर हम लोग बैठे खड़े हों उधर से मतलब 20-25 का झुंड बना करके ये लोग खड़े हो जा रहे थे। मतलब कि जब से 164 का बयान जब तक नहीं, जब हम लोग गए कोर्ट और जब तक नहीं निकले ये लोग हम लोग के पीछे ही पड़े हुए थे, जैसे हम लोग कोई बहुत बड़ा अपराध करके वहां गए हुए थे। 164 के बैन के बाद में जब मेडिकल कराने के लिए बच्ची जा रही थी तो भी कुछ वकील ऐसे थे जो कि सदर अस्पताल में वहां घूम रहे थे और मेरी बच्ची को बुरी तरीके से डरा दिए थे, जिस कारण से मेरी बच्ची मेडिकल करने से इनकार कर दी कि रोने उनका लगी कि डराने का तरीका बता सकती हैं? किस तरीके से वो आपको डरा रहे थे या प्रेशर बना रहे थे? क्या माहौल वो क्रिएट कर रहे थे? इस पे थोड़ा-सा बता सकती हैं? जैसे मतलब कि एक झुंड में 20-25 आदमी खड़ा हो जा रहे थे और मोबाइल पे कुछ मैसेज टाइप करके मेरी बच्ची को वो दिखा रहे थे कि मतलब कि यही आपको हाँ, बोलना है, ये ऐसा? बोलना है और अगर ये नहीं बोली तो कुछ ये करेंगे। मेरी बच्ची बता रही है कि कुछ वीडियो है जो सतेंद्र कुमार और राजू रंजन कुमार रख लिया है और उस वीडियो के लिए मेरी बच्ची को डराया जा रहा है। जाने से पहले सभी दर्शकगण से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के लिए जो लड़ाई लड़ रही हूँ उसमें मैं अकेली हूँ और मेरे खिलाफ 48 वकील उनके सपोर्ट में हैं जो पढ़े लिखे हैं, मतलब गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको सभी कानून की जानकारी है। उनके खिलाफ एक अकेले माँ लड़ रही है। आपसे ये अनुरोध करते हैं कि मेरी इस लड़ाई में आप लोग मेरी मदद करें, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाने में। जो हादसा, जो तकलीफ मैं और मेरी बेटी इस दर्द से गुजर रहे हैं, वो तकलीफ किसी भी बच्चे के साथ में ना हो, किसी माँ इस पीड़ा में ना जिए जैसा जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ। इसलिए मेरे मदद करें इस लड़ाई में और मेरा सपोर्ट करें कि मैं इस न्याय की प्रक्रिया में आगे न्याय के लिए लड़ सकूं। अगर हम जानना चाहें तो पिंकी देवी जी, सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं? क्या माँग रखती हैं वो? हम फिर से डीसी मैडम से ये मदद चाहेंगे कि मेरी बच्ची को न्याय दिलाने में मदद करें और जब सत्येंद्र यादव और राजू रंजन कुमार अभी खुले घूम रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें क्योंकि इनके जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो मेरे परिवार सुरक्षित नहीं है। आप अभी मिले पिंकी देवी जी से, आपने सारे वाक़याओं को सुना उनके मुँह से। हमने जाना कि किस तरीके से ये परिवार लगातार प्रताड़ित हुआ है, किस तरीके से आज तक ये उलझा हुआ है। मैं किसी भी चीज़ की खुद पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने रखते हुए जानना चाहूँगा। जो इस माँ ने ये बात कही कि एक तरफ मैं किसी बच्ची को, इसी के उम्र की बच्ची को मैं आज स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए देखती हूँ। लेकिन मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को अपना भविष्य बनाने से रोकती हूँ, एक घर में बंद करके रखती हूँ ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज वो बच्ची अगर अपना भविष्य नहीं बना पाती है, वो आगे अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अब ये सवाल का जवाब तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार के लोग ही बता सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।